उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आज फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में जो आपके टॉपर्स रहे 3.0 के 2.0 के उन छात्रों की पहली प्रैक्टिस की चॉइस आपकी यही बुक थी। इसीलिए इस बुक के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आप उनको करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम आपको कराने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए हैं। जिन लोगों ने ना देखा उनको जाकर जरूर देखिए आप। हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको एक अलग तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों का एक्सप्लेन भी किया है, ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएं। कुछ इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके आज के प्रैक्टिस सेट का होने वाला है, कहता है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो समाजवादी शब्द का तो आपके भारतीय संविधान में उल्लेख है, गणतंत्र का भी उल्लेख है, लेकिन जो आपका एक शब्द ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है संघवाद जो है शब्द, इसका उल्लेख आपके भारतीय संविधान में नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। जो आपकी भारतीय संविधान में एक संघवाद की प्रणाली है, अगर पूछा जाए संविधान के किस देश से ली गई है, तो वहाँ पर आप इसका जवाब देंगे आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है संघवाद की प्रणाली को। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जो दोहरे शासन की व्यवस्था, ये आपकी संघवाद की क्या हो जाएगी, प्रमुख व्यवस्था, मतलब प्रमुख विशेषता। अगर पूछा जाए कि संघवाद की क्या है, तो दोहरे शासन की व्यवस्था इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या पूछा जा सकता है। कहता है सामूहिक विनाश के हथियार उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 ने खाली स्थान में संशोधन किया। तो याद रखना किसमें संशोधन किया था, तो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली अधिनियम 2005 में आपकी संशोधन किया गया था। ठीक है। तो 32 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ना। कहता है कि भारतीय संविधान का जो आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 51A है, ये जो है से लागू हुआ, यानी कब से लागू हुआ, तो याद रखना इसकी डेट आप लोग जरूर एक बार लिख लेना। 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 51A 3 जनवरी 1977 से आपका लागू हुआ था। ठीक है। और याद रखना यहाँ पर वर्तमान 34 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। और एक बात यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एक और बन सकता है कि जो आपके मूल कर्तव्य को है, ये आपके किस देश से लिया गया है। तो याद रखना जो मूल कर्तव्य है ये आपके पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। और 11वां जो मूल कर्तव्य है, अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था, तो याद रखना ये आपके जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो आपके 2002 में हुआ था, उसके द्वारा जो है आपके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको भी हमने आप लोगों को बता दिया है। आगे कहता है भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो आपका इन पांचों में से आपका कथन सही हो जाएगा, वो आपका ये कहता है कि संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। यही आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में कथन सही हो जाएगा। क्या, कि संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे। तो याद रखना ऐसा आपके आर्टिकल किस में कहा जाता है, तो ये आपके आर्टिकल हम लोग 13 में कहते हैं, यानी अनुच्छेद 13। ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपसे गलत पूछा गया है। तो गलत का आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपको इनमें से सही पता हो। तो याद रखना इसमें देखिए जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा HDI के घटकों में से एक है, ये भी बात सही है। HDI शिक्षा के स्तर को दर्शाता है, ये भी बात सही है। जो आपका कथन गलत हो जाएगा मानव विकास सूचकांक के बारे में, वो ऑप्शन नंबर C कहता है आपसे
कि जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक है, तो यही आपका ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड इससे जानकारी भी हम आपको बताना चाहेंगे, तो इसको आप लोग जो भी हम पॉइंट अलग से बता रहे हैं उनको आप लोग जरूर नोट कर लेना। कहता है कि भारत के सबसे ऊंचे जल प्रपातों में से एक जो आपका जोग जलप्रपात है, ये आपके किस नदी का महाजल प्रपात है? तो याद रखना ये शरावती नदी का महाजल प्रपात है। कौन? जो आपका जोग जलप्रपात है। अब याद रखना जो आपका ये जोग जलप्रपात तो पहले था, लेकिन अगर पूछा जाए इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर जो है अब आपके महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। एक पॉइंट आप ये ले सकते हैं कि इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप ये लोग लिखेंगे कि ये जो जलप्रपात है ये किस राज्य में है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य में। और किस जिले में है? तो ये आपका एक जिला पड़ता है कर्नाटक में, शिमोगा जिले में है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। और इसकी ऊंचाई अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो 253 मीटर है। ठीक है, और फिट में अगर पूछी जाए तो आप लोग इसका जवाब देंगे 829 फिट है। ठीक है, और चौड़ाई अगर पूछ ली जाए तो 472 मीटर इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो इन बातों को आप लोग जरूर नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहते हैं। कहता है भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो सबसे पहले बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनको ऑटोमोबाइल से संबंधित जानकारी नहीं पता होगी। तो ऑटोमोबाइल का मतलब सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो ऑटोमोबाइल उद्योग का मतलब होता है कि जो यात्री वाहन होते हैं, जिसमें आपका तिपहिया वाहन होता है, दुपहिया वाहन होता है, ये सभी जो है आपके ऑटोमोबाइल वाहन के अंतर्गत शामिल होते हैं। और अगर पूछा जाए किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्राइट ऑफ इंडिया, तो डेट्राइट ऑफ इंडिया की बात करता है, किसे कहा जाता है? तो याद रखना ये आपके चेन्नई को कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जवाब आपका 38 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 39 क्या कहता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग जरूर याद रखना कि पूर्व का बोस्टन अगर आपसे पूछ दिया जाए किसको कहते हैं, तो पूर्व का बोस्टन हम लोग जो है वो आपके अहमदाबाद को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर भी पूछा जाए तो वो भी हम लोग अहमदाबाद को ही कहते हैं। ठीक है, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए यूपी वाले लोगों से तो याद रखना वो हम लोग कानपुर को कहते हैं। और भारत का पीटर्सबर्ग, तो भारत का पिट्सबर्ग जो हो जाएगा वो आपका जमशेदपुर को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो अलग से हम चीज़ें बता रहे हैं या बोल रहे हैं उनको आप लोग जरूर लिख लीजिए कि भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपके कानपुर को कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन 39, अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? इसको हम लोग ITCZ भी बोलते हैं। तो याद रखना, तो अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो आपका हो जाएगा इनमें से, तो वो आपका हो जाएगा विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र को जो है हम लोग अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? तो यहाँ पर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे, उसको आप लोग जरूर नोट करना। तो कहता है कि खरीफ की ऋतु में कौन सी फसल आपकी उगाई जाती है? तो सबसे पहले इसका जवाब जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कपास। अब कपास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग नोट करिए। कहता है कि अगर पूछा जाए कि कपास की वृद्धि किस तरीके से होती है, अगर कपास की फसल बोई जाती है तो किस तरीके से इसकी वृद्धि होगी, तो इसके लिए आपको उच्च तापमान चाहिए, ज़्यादा वर्षा नहीं, हल्की वर्षा, लगभग 2 से 10 जो है पाला रहित दिन चाहिए, और तेज चमकीली धूप की भी आवश्यकता होती है ताकि आपकी कपास की फसल क्या हो, अच्छी हो सके। अब कपास की फसल के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जो कपास है ये आपकी खरीफ की फसल है, इसे पककर तैयार होने में अगर आपसे पूछा जाए कितने महीने का समय लगता है, तो 6 से आपके 8 महीने लगते हैं इस फसल को तैयार होने में। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग कपास से संबंधित ये लिख लीजिए। अब याद रखना कि अगर पूछा जाए सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है,
तो आपके कपास को ही हम लोग इसको सफ़ेद सोना भी बोलते हैं। तो याद रखना, कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं और कपास को हम लोग सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। और आगे ध्यान से समझना, कहता है कि जो खरीफ के अंतर्गत फसलों को अगर पूछा जाए कब बोया जाता है, तो इसकी डेट आप लोग ज़रूर याद रखना। ये आपके जून से जुलाई के बीच में आपकी जो खरीफ के फसलें होती हैं बोई जाती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए जून से जुलाई के बीच में बोई जाती हैं और काटी कब जाती है, तो अक्टूबर से नवंबर में आपकी फसलें काटी जाती हैं। अब एक चीज़ और अगर पूछी जाए कि जो आपकी खरीफ की फसलें और कौन कौन सी होती है, अगर ऑप्शन में आपके ये ना दिखें, तो याद रखना खरीफ की फसलों में आपके धान भी होते हैं। धान के अलावा आपका सोयाबीन आ जाएगा। ठीक है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वही बताएंगे, सारी फसल नहीं। तो धान, सोयाबीन, इसके अलावा आप लोग अरहर, तिल, मूंग, उड़द और लोबिया, ठीक है, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, कपास इत्यादि जो हैं ये आपकी खरीफ की फसल के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल, देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपको क्वेश्चन बताएंगे उसका आंसर। कहता है किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया। तो याद रखना, जो इसने अंग्रेजी का आरंभ किया था, इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट में आपके क्वेश्चन आया था। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका विलियम बेंटिक हो जाएगा। विलियम बेंटिक ने जो है, जो आपकी अंग्रेजी की शिक्षा का भारत में क्या किया था, आरंभ किया था। अब अगर पूछा जाए अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना तब हम लोग उसका जवाब देंगे लॉर्ड मैकाले को। ये दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस जरूर याद रखना कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ किसने किया था, तो विलियम बेंटिक ने, और अंग्रेजी शिक्षा का भारत में जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कहता है जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो, वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बेइज्जती को असहाय नज़रों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले। यह कथन किसका था, तो याद रखना ऐसा कथन आपके महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं सत्य और अहिंसा में गांधी जी सत्य को अधिक महत्व देते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, जो आपसे मिलान वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में मिलेगा और जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुए उनमें भी। तो ये क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से आपको लगभग 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो सम्मिलित करना है कि युगांतर के संस्थापक अगर पूछा जाए कौन थे आपके, तो याद रखना ये आपके बद्रीनाथ घोष जी थे, ये आपके युगांतर के संस्थापक थे। फिर आपसे अगर पूछा जाए नौजवान सभा, तो आप लोग इसका जवाब भगत सिंह पर लगाएंगे। इसके अलावा जो भारतीय सुधार समिति थी, इसके संस्थापक अगर पूछा जाए कौन थे, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जी थे। और दलित उदार सभा, ये आपके स्वामी श्रद्धानंद जी थे। तो इस हिसाब से इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जरूर इसको मिलान जरूर कर लेना। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है कि 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था। तो उसका मुख्य कार्यक्रम आपका जो था इनमें से वो था कि चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। इसका मुख्य कार्यक्रम था किसका, जो आपकी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू जी ने जो आपके स्वराज दल का निर्माण किया था, उसका अगर पूछा जाए कि मुख्य उद्देश्य या कार्यक्रम क्या था, कि चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कहता है 1932 ईस्वी के पूना पैक्ट के अनुसार। देखिए पूना पैक्ट से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से तैयार करिए इस टॉपिक को। तो चलिए इसका जवाब हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो 55 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। कहता है कि हरिजनों के स्थान आरक्षित हुआ और उनका निर्वाचन हिंदुओं के साथ सम्मिलित क्षेत्रों द्वारा तय हुआ। ऐसा आपके 1932 में जो आपका पूना पैक्ट हुआ था उसके अनुसार यही आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी अगर आपसे पूछा जाए,
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपकी सूरत आप लोग जानते हैं किस राज्य में पड़ता है, आपके गुजरात में पड़ता है। सूरत का जो कारखाना था वो आपके, इसकी डेट भी जरूर याद रखना, 1608 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सूरत में कारखाना कब स्थापित किया गया, तो 1608 ईस्वी में। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी आपके लिए एग्जाम के लिए बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनसे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक आप छोड़िए ना, उन सारे टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से करिए, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन भी करिए। तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा कि भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस सत्याग्रह में किया था, तो ये आपके सत्याग्रह था अहमदाबाद सत्याग्रह में। इन्होंने जो है सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया, तो याद रखना इन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था वो आपके दक्षिण अफ्रीका में ही प्रारंभ किया था। ठीक है, और याद रखना, अब भारत में गांधी जी ने अगर बात करें कि भारत में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कौन सा प्रारंभ किया था, तो वो आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये इनका भारत में प्रथम सत्याग्रह था। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में अगर पूछा जाए सबसे प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में कौन सा प्रथम सत्याग्रह किया, तब आप लोग उसका जवाब देंगे चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। कहते हैं द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका 1946 में कौन भारत आया था, कि क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन या वेवल योजना। तो याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका 1946 में हुआ, तो उस समय जो आपका कैबिनेट मिशन आपके भारत आया था। तो 58 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन, अगर पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव कब प्रकाशित किया, तो इसकी डेट आप लोग जरूर याद रखना, 16 मई और 1946 को इन्होंने अपना प्रस्ताव पारित किया। अब याद रखना, इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें कही गई, उन बातों को आप लोग जरूर याद रखना। सबसे पहली बात थी कि अंतरिम सरकार की गठन की बात की गई। दूसरा था पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अगर पूछा जाए पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया कब, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, फिर तीसरा था संविधान सभा की गठन की प्रक्रिया। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग याद रखना। और क्रिप्स मिशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, तो क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था, तो ये आपके 1942 में, यानी इससे पहले। ठीक है, अब साइमन कमीशन की बात हम लोग कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का सृजन किया गया। और यहाँ पर वेवल योजना भी महत्वपूर्ण है। तो वेवल योजना जो है आपकी, ये 1945 में भारत आई। कौन सी योजना, वेवल योजना कब आई, 1945 में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने कम से कम 4 से 5 आपको क्वेश्चन बताए, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, कहता है कि 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था। तो याद रखना, उन्होंने जो है एडविन लुटियंस ने आपके इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। ठीक है, किस सन में, 1921 में। और याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, ये जो आपका है गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार जो थे, वो आपके जॉर्ज व्हीटेट। कौन, जॉर्ज व्हीटेट जो हैं, ये आपके गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के जो नेतृत्व है वो किसने किया था। तो ये आपके बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, जो आपके यहाँ पर तात्या टोपे जी दे रखे, इनका जो है इन्होंने किसका नेतृत्व किया था, तो कानपुर। ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही, तो इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। और जो वीर सावरकर थे, इनकी बात अगर की जाए, तो इन्होंने किसी भी चीज़ का जो है नेतृत्व नहीं किया था। तो यहाँ पर बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे। तो दोनों हमने आपको बता दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, 71 नंबर।
कहता है जो आपके हम मैथ वगैरह के क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको भी हम अलग वीडियो से उनको सारे क्वेश्चनों को, रीजनिंग मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम अलग किसी वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। वो भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो याद रखना इनमें से आपका कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किशनगंज करता है, मधुबनी भी करता है, पूर्णिया जो जिला है ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग टिक जरूर लगा लेना और याद भी जरूर कर लेना। कहता है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का सर्वप्रथम नेतृत्व किसने किया। तो याद रखना जो आपके बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व की बात करता है किसने किया, तो आप लोग इसका जवाब देंगे ये आपके मोहम्मद यूनिस ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो याद रखना ये आपके पहले अध्यक्ष भी रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्हें आधुनिक भारत के निर्माता भी कहा जाता है, किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये भारतीय संविधान के आपके प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे, आप लोग जानते होंगे ये बात। और इन्होंने जो है अगर पूछा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने वर्षों तक वकालत की थी, तो इन्होंने 10 वर्षों तक वकालत वहाँ की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना जो आपका अंत्योदय कार्यक्रम था ये आपके सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। तो आपकी 74 का राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जनगणना से, सेंसस से संबंधित क्वेश्चन है। तो जनगणना यानी कहते हैं 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर की बात कर रहा है। तो देखा जाए ना तो 63.82 थी, ना तो 65.71 और ना तो 63.88, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब हो जाएगा। अब थी कितनी इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो 2011 के अनुसार जो बिहार में साक्षरता दर थी वो आपकी 61.80% थी। इसको आप लोग जरूर कहीं ना कहीं लिख लीजिए। ठीक है, 61.80%। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया आपके इनमें से, तो याद रखना ये आपके गीता सबरवाल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो इनमें से आपके जो ओलंपिक से संबंधित हो जाएंगे, काफ़ी फेमस भी रहे हैं, तो अभिनव बिंद्रा जी। आगे देखते हैं। और अगर पूछा जाए यहाँ पर हाल ही में चिथराई महोत्सव का आयोजन कहाँ गया है, तो चिथराई महोत्सव का आयोजन अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर किया गया, तो ये आपके तमिलनाडु में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस 2024। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि आपको 25 और 26 की याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है। ठीक है, लेकिन इसका जवाब आप लोगों के लिए जो होगा उसको हम बता देते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब, सॉरी यहाँ पर इसका हमने आंसर ही नहीं दिया। तो इसमें जो है आपका चिथराई महोत्सव जो होता है ये आपके तमिलनाडु में आयोजन किया गया था इसका। ठीक है, चिथराई महोत्सव तमिलनाडु। आगे देखते हैं। और यहाँ पर कुछ बातें और, जैसे असम है, तो असम में आप लोग जानते होंगे झूमर नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार बहुत सारे एग्जामों में आपके क्वेश्चन यहाँ से मिलता है, असम झूमर नृत्य। ठीक है, और बाकी अगर खजुराहो नृत्य की बात करें तो वो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपकी विश्व पृथ्वी दिवस की थीम थी वो आपकी थी, क्या थी इनमें से हो जाएगी, ग्रह बनाम प्लास्टिक। आगे कहता है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किसके साथ आईडीज फॉर लाइफ पहल की शुरुआत की। तो ये आपकी किसके साथ शुरुआत की, आईआईटी दिल्ली के साथ में। फिर कहता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी गैसें वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में
योगदान देती हैं आपकी हैं। तो याद रखना इसका जवाब आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अब कौन कौन सी गैसें हैं जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं, तो इसमें आपका जो है सही आपका हो जाएगा, तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी सही है, जलवाष्प भी आपकी योगदान देती है, मीथेन भी, और HFCS। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर कहते हैं निम्न में तृतीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है। तो तृतीयक उपभोक्ता जो आपका हो जाएगा, तो तृतीयक उपभोक्ता जो है इसमें से आपका बाज हो जाएगा, क्योंकि तृतीयक उपभोक्ता आपका मांसाहारी होता है। ठीक है, तो 82 का आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन वायुमंडल से संबंधित है। वायुमंडल में कहता है कि उच्चतर स्तरों पर मौजूद ओजोन किसका उत्पाद है। तो याद रखना ये आपके किसका उत्पाद हो जाएगा, तो ये आपके ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव, वायुमंडल के उच्चतरों स्तरों पर मौजूद जो आपका ओजोन है किसका उत्पाद है अगर पूछा जाए, तो ऑक्सीजन पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव। आगे 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है। कहता है जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर हम आपको तीनों के बारे में बताएंगे। तो जीवन का जो रासायनिक विकास सिद्धांत है, सबसे पहले इसको आप जान लीजिए। तो ये आपके किसने दिया था, तो ये आपके ओपेरिन का है। किसने का है, जीवन का रासायनिक विकास का सिद्धांत ओपेरिन का है। ठीक है, और अगर बात की जाए यहाँ पर आपके चार्ल्स डार्विन की, तो इन्होंने जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, अगर आपसे पूछा जाए कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया, तो वो आपके चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए ओपेरिन सिद्धांत जो है इसको जेकब एवं मेनार्ड ने कब दिया था, तो 1961 में दिया था। ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और पेंजीनवाद भी आपके चार्ल्स डार्विन से संबंधित हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। कहता है ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्र पानी में रहते हैं वे क्या कहते हैं। तो ज़्यादातर जो जंतु होते हैं वो आपके गहरे समुद्र पानी में रहते हैं, उन्हें अगर पूछा जाए क्या कहते हैं, तो याद रखना अपरदभोजी, अपरदभोजी कहते हैं जो जंतु आपके गहरे समुद्र के पानी में रहते हैं। फिर आपसे कहता है क्वेश्चन कि जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या है। तो जो आपके जैव आवर्धीकरण का अर्थ है अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो याद रखना ये उच्च खाद्यान्न स्तरों वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव, ये आपके जैव आवर्धीकरण का अर्थ हो जाएगा। क्या, उच्च खाद्यान्नों स्तरों वाले जीवों में प्रदूषक तत्वों का जमाव। फिर कहता है कि पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या हैं, यानी साइड इफेक्ट आपके क्या हैं पराबैंगनी विकिरण के। तो आपके साइड इफेक्ट इनमें से कौन कौन से हो जाएंगे, मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट होना, ये भी सही है। मोतियाबिंद होना, चमड़ी या त्वचा का कैंसर, और शैवाल का उत्पादन कम होना, ये भी बात सही। तो इस हिसाब से इसका जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे देखते हैं मछलियों से संबंधित क्वेश्चन। कहता है कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा गया है। तो गलत, जब आपको 4 सही पता होंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे। कहता है कि वे ठंडे खून वाले जानवर हैं और शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि और कहता है उनका हृदय 2 कक्षी होता है, ये भी बात सही है। उनके पास एक सुव्यवस्थित शरीर और मांसल पूंछ होती है जो उनके आंदोलन में मदद करती है, यानी तैरने में। तो इसीलिए इसका जवाब गलत पूछा गया है, तो बी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। और इनका कंकाल अगर पूछा जाए किसका बना होता है, तो उपास्थि और हड्डी से बना होता है मछली का कंकाल। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका गलत इसमें है, तो वो ठंडे खून वाले जानवर तो हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित कर सकते हैं, ऐसा नहीं वो नियंत्रित नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पर इसीलिए आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन के पीछे का जब आपको कारण पता होगा तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। अब कहता है कौन दृश्य क्षेत्र के समग्र चित्र निर्मित करती है इनमें से। तो दृश्य क्षेत्र के समग्र चित्र निर्मित आपकी शंकु क्षण रेटिना कौन करेगी, तो इसमें आपका क्षण हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, छड़ें दृश्य क्षेत्र का समग्र चित्र निर्मित करती हैं। और मानव रेटिना कितने प्रकार की अगर आपसे पूछा जाए तो 2 प्रकार की। अब शंकु के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है, तो शंकु जो है आपका ये
उच्च प्रकाश स्तर पर सक्रिय होते हैं और शंकु रंग दृष्टि में आपके सक्षम होते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखना। और आपका रेटिना, तो हमने रेटिना के बारे में बता ही दिया, शंकु भी हो गया। आगे देखते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़, देखिए इसको हम इतने बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि आज के बाद इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पेपर में बनता है तो गलत नहीं होगा। बस आप बहुत ही ध्यान से समझना। देखिए जब आपकी डी में चीज़ें दे रखी हो यानी डायोप्टर, तो याद रखना ये हमेशा आपके पी के मान होंगे, और जब आपके दो चीज़ें दे रखी हैं डी में तो आपके P1 और P2 के मान हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। और हमको यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे P का मान। तो P1 और P2, तो P1 का मान आपके 8 है डायोप्टर, D का मतलब डायोप्टर यहाँ पर हो जाएगा तो 8 लिखेंगे। D लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चाहें तो आप लिख सकते हैं। और फिर प्लस है, ये प्लस आपके सूत्र में होता है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस आपका P2 का मान है, तो प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपका 4D हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं, आप समझ रहे होंगे कि बीच में घटाने का निशान है तो इसको हम लोग घटा लेंगे, तो देखा जाए P का मान आपका 4 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है या लेंस के किस प्रकार के संयोजन के रूप में कार्य करेगा। तो सबसे पहले इसकी जब हम लोग फोकस दूरी निकालेंगे तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो फोकस दूरी निकालने के लिए F बराबर आपका होता है 100/P। तो आप लोग अभी जानते हैं हमने P का मान आपका क्या निकाला था, 4। तो जब यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे P का मान, तो 4 का टेबल ऐसा पढ़िए 10 से ज़्यादा ना हो, तो 4 दूनी आपके 8 होंगे, बचेंगे 2, ये हो जाएगा 20 आपका। तो 4 पंचे 20, तो आप लोग समझ रहे होंगे F का मान आपका आ गया 25। ठीक है, तो F का मान जब आपका 25 आ गया तो यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन में आपकी लड़ाई बची हुई है, तो याद रखना इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका आंसर जो आया है वो 100/P आपका प्लस में होता है, तो प्लस में जब आंसर आएगा तो इसीलिए इसका जवाब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर यहीं आपका माइनस में आया होता तब आपका जवाब नीचे वाला हो जाता, अवतल लेंस वाला। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना, यहाँ पर जैसे आप कर लीजिए, यहाँ पर 10 डायोप्टर कर लीजिए और यहाँ पर आप कर लीजिए 2 डायोप्टर। इसका जवाब आप लोग हमको जरूर कमेंट बॉक्स में देना। आगे देखते हैं, कहता है जल के उपचार में ओजनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ओजनन की प्रक्रिया को हम लोग विसंक्रमण कहते हैं। क्या बोलेंगे, विसंक्रमण। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि जल के उपचार में ओजोनन के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो विसंक्रमण। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तब जो है आपका क्या होता है, सेलों की संख्या बढ़ जाती है। जब हम आवधिक तालिका में समूह में नीचे जाते हैं तब आपकी सेलों की संख्या बढ़ जाती है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से दुर्बल अम्ल के बारे में पूछा गया। तो दुर्बल अम्ल आपके इतने सारे ऑप्शन हैं, दुर्बल अम्ल आपको इसमें से छांटना है। तो दुर्बल अम्ल आपके इनमें से CH3COOH और H2CO3 ये आपके दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे प्रबल अम्ल अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे प्रबल अम्ल भी आप लोग जरूर याद रखना, वो आपका HClO4। ये आपका ये सबसे प्रबल अम्ल, क्योंकि जब दुर्बल पूछा जा सकता है पेपर में तो सबसे प्रबल अम्ल भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना, HClO4। देखिए हम चीज़ों को फास्ट इसलिए नहीं करा रहे हैं कि फिर आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, आंसर और क्वेश्चन को ही समझेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन तैयार कर सकें तब तो अच्छी बात है। आगे 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है इनमें से। तो सत्य नहीं जो आपका हो जाएगा वो अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, ऐसी बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 94 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक का राइजोम जो निम्न में क्या होता है। तो याद रखना वो आपका क्या होता है, वो आपका भूमिगत तना होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हल्दी अगर पूछी जाए क्या है तो वो भी आपकी भूमिगत तना का उदाहरण हो जाएगी, ठीक है, हल्दी अदरक ये हो गया। और हल्दी अगर पूछा जाए और हल्दी को क्या बोलते हैं तो ये आपकी पीड़ा नाशक होता है, हल्दी आपकी क्या होती है, पीड़ा नाशक होती है, ठीक है। और अदरक जो है ये भी आपके प्रकंद का भी उदाहरण है, ये भी आप लोग याद रखना। तो 95 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं मुस्लिम लीग के 1943 में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो कराची अधिवेशन जो आपका हुआ था 1943 में, इसमें आपका नारा दिया गया था बांटो और छोड़ो। 96 का आपका सही जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना अगर कब की गई तो ये भी याद रखना 1906 में मुस्लिम लीग की आपकी स्थापना की गई थी। और किसने की, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा। तो आपका कौन था पंजाबी मुसलमान, तो याद रखना इनका नाम जरूर, इसका चौधरी रहमत अली, जिसने पाकिस्तानी शब्द को गढ़ा था। आगे 98 नंबर क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोधों में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा। तो याद रखना किस अधिनियम के विरोध में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में कहा था, ठीक है, जरूर याद रखना इसको आप लोग। रॉलेट एक्ट की डेट हमने कई बार आपको बताई है क्योंकि इसकी डेट भी आपके एग्जाम में पूछे। कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था। तो याद रखना ये आपके लॉर्ड लिटन ने दिया था। 100 का आपका राइट जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को बंद ना करिए, अंत तक जरूर देखिए। अब अगर 101 नंबर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन का अधिकार का उल्लेख है। तो जो आपकी सहकारी समितियां होती हैं उसके गठन का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखना ये आपके आर्टिकल 19(1)(c) में है, ठीक है। तो इसका जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है क्वेश्चन किसने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी संघवाद के रूप में वर्णित किया था। तो याद रखना जो संघीय व्यवस्था को जो है सौदेबाजी और संघवाद के रूप में वर्णित आपके किसने किया था इनमें से, तो वो आपके मॉरिस जोन्स ने किया था। भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाज और संघवाद के रूप में उसने वर्णित किया था, किसने, मॉरिस जोन्स ने। आगे आपसे कहता है कि भारतीय संविधान के संदर्भों में कथनों पर विचार कीजिए। तो याद रखना इसमें विचार करना कहता है कि भारत में संविधान सभा का विचार M.N. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के लिए संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा या स्वीकार किया, ऐसा ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। आगे कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के संविधान को भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा या स्वीकार किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है। फिर कहता है संविधान सभा में हैदराबाद रियासत से 7 सदस्य ने भाग लिया था। तो ये भी बात आपकी सही नहीं है। तो इस तरीके से फिर कहता है लास्ट वाला जवाब संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। तो ये यहाँ पर बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके जवाब आपके जो गलत हो जाएंगे वो 2 और 3 गलत हैं, 1 और 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बात याद रखना, आप लोग बोलेंगे कि हैदराबाद रियासत में जो है 7 सदस्यों को भेजने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन जो आपका है लेकिन हैदराबाद जो है ये आपके संविधान सभा में जो है हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। इसके पीछे का
रीजन भी आप लोग ज़रूर समझ लेना, ये ना बोलना कि गलत क्वेश्चन करा दिया है। तो इसलिए इसका जवाब आपका 103 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 104 नंबर कहता है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका की संस्था से है? तो याद रखना ये आपके किस संशोधन का हो जाएगा, तो 106वां या 100वां या 73वां या 74वां। तो यहाँ पर जो 73वां और 74वां है इसका संबंध आपके पंचायत राज एवं नगर पालिका संस्था से है। तो इसीलिए इसका जवाब केवल 3 और 4 सही हो जाएगा, 3 और 4 दोनों। कहता है कि भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र अपने हाथ से लिख कर दे सकता है? तो ये आपके उपराष्ट्रपति को संबोधित करके जो है वो अपना त्याग पत्र अपने हाथों से लिखकर दे सकता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि 2011-12 तक भारत के प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का प्रतिशत कितना था? तो प्रतिशत आप लोग जरूर नोट करके लिख लेना, ये आपका प्रतिशत था 62.8%। फिर आपसे कहता है क्वेश्चन कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग आपकी कौन सी है? तो ये आपकी अटल लोड सुरंग हो जाएगी। काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि अटल टनल की आधारशिला आपके जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पहले जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है वो आपकी 26 मई 2002 को की थी। और इसके बाद में क्या हुआ, 3 अक्टूबर 2020 को आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कहता है कि कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायण दुर्ग पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती और कावेरी में मिलने से पहले लगभग 221 किमी तक बहती है? तो आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? वाघुर नदी या सिमसा नदी या घाट प्रभा नदी या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा 108 का वो आपकी सिमसा नदी जो है ये आपकी 221 किमी तक बहती है पहले, उसके बाद कावेरी में मिलने से पहले 221 किमी तक ये इसको बहना पड़ता है। तो इसीलिए इसका जवाब 108 का सिमसा नदी आपका बी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिमसा एक नदी है ये भी याद रखना। और जो भारत के किस राज्य में, ये अगर पूछा जाए आपसे पेपर में तो ये आपके कर्नाटक राज्य में बहती है। और यह अगर पूछा जाए किसकी सहायक नदी है तो ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी भी है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिमसा नदी किसकी सहायक नदी है तो ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, और घाट प्रभा नदी जो है ये पूछा जाए इसके बारे में तो घाट प्रभा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है। किसके, कौन से दो राज्यों में? महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यों में बहने वाली एक नदी है और यह कृष्णा नदी की उपनदी है। घाट प्रभा नदी अगर पूछा जाए किसकी उपनदी है तो ये आपके कृष्णा नदी की उपनदी है। देखिए यहाँ पर ये जो नदी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हैं इनको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए कि जो आपकी घाट प्रभा नदी है किसकी उपनदी है? कृष्णा नदी की। और घाट प्रभा नदी किन दो राज्यों के बीच बहती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली नदी है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे जरूर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो डिपा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? डिपा। और यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 110 नंबर, इनमें से कौन सा जलोढ़ मरुमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो कौन सा आपका जलोढ़ मरुमध्य हो जाएगा इनमें से? तो ये आपका हो जाएगा 110 का पाक जलोढ़ मरुमध्य। ये आपके जो है भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका की मन्नार खाड़ी से पृथक करता है यानी अलग करता है। कौन? पाक जलोढ़ मरुमध्य। आगे 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। किस भारतीय को इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया था इनमें से? तो याद रखना वो आपके राकेश शर्मा को चुना गया था। तो 112 का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। सॉरी, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। किसे? भारतीय के इसरो की बात हो रही है
और संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया था, तो यहाँ पर ये आपके शुभांशु शुक्ला को चुना गया था। तो यहाँ पर इसलिए इसका जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शुभांशु शुक्ला जी को जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के है संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है। किसको? शुभांशु शुक्ला को। 112 का आपका राइट जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर आपकी सर्वाधिक थी? तो आपकी किसकी थी? तो वो आपके केरल की थी। ठीक है, कितनी थी? तो ये भी आप लोग जरूर नोट करके लिख लेना। वो आपकी थी 92.07% आपके केरल की महिला साक्षरता दर थी भारत की जनगणना जो आपकी 2011 के अनुसार। ठीक है, और बिहार की, क्योंकि बिहार से संबंधित आपका पेपर होने वाला है, तो 61.80% थी उस टाइम। जरूर आप लिख कर रखना इन दोनों चीज़ों को। आगे 114 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मिजेन लोपेज नूनेज एक ही स्पर्धा में लगातार 5 ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो याद रखना वो आपका खेल था पहलवानी में। आगे क्वेश्चन कहता है कि 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? तो आप लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी से संबंधित बात हो रही है, तो यानी 2 अक्टूबर हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। यानी इसका जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर कहता है किस भारतीय खिलाड़ी को टाइम मैगजीन 2024 के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया गया था? तो याद रखना वो आपके साक्षी मलिक को शामिल किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो एक्सपो का जो आयोजन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन, ये आपके किस शहर में किया गया है? तो याद रखना ये आपके नोएडा में किया गया है। ठीक है, जो आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है नोएडा शहर। आगे देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यहाँ पर आप लोग 2025 के जो भी क्वेश्चन हैं उनको आप लोग जरूर लिख कर रखना। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो है वो आपके 7 राज्यों में लागू किया गया है। इसमें आपका असम भी है, और असम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश इसमें है नहीं, मेघालय भी है, और आपका मणिपुर यहाँ पर नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जवाब आपका एक से अधिक हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर मणिपुर गलत है, बाकी असम और मेघालय आपके शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ आयोजन किया गया था? तो याद रखना इसको आप लोग, संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन ध्यान से समझिए आप लोग। कहते हैं वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना वो आपके परेश रावल हैं, जो आपके वर्तमान नेशनल स्कूल हैं ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल हैं। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। कहता है मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो मीठे पानी की आपकी जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो आपकी ध्रुवीय बर्फों में पाई जाती है। कहाँ पर? ध्रुवीय बर्फों में आपकी मीठे पानी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। फिर कहता है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकों में से एक है, कौन सी आपकी तकनीक हो जाएगी? तो आपकी आसवन हो जाएगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं, पर्माकल्चर किसका पर्याय है? तो पर्माकल्चर आपके सिंचित कृषि का है। सिंचित कृषि का पर्माकल्चर आपका पर्याय हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कहता है पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इम्पॉर्टेंट है। तो पर्यावरण का पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपके कहाँ पर आयोजित हुआ था? इसके आप लोग जरूर याद रखना, ये आपके स्टॉकहोम में आयोजित हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ है? तो जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन था ये आपके मेधा पाटकर के नेतृत्व में आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन आरंभ किया गया था। तो इसका जवाब आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए चलाया गया था? तो यह सरदार सरोवर बांध
जो है नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा था, उसकी ऊंचाई को कम करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, वो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन था। ठीक है। और चिपको आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पेड़ काटने को बचाने से संबंधित जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन, तो ये भी याद रखना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण आंदोलन में जल पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है, तो वहाँ पर आप लोग उसका जवाब देंगे राजेंद्र सिंह। आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ है, तो ये आपका जो है किसके तहत हुआ है, तो ये आपके कियोटो प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन कियोटो प्रोटोकॉल के तहत हुआ है। आपके किसका उत्पादन, कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन। 127 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कौन सा गैसों के अणु गति सिद्धांत का अपग्रहित नहीं है, तो कौन सा आपका अपग्रहित नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा सभी अणुओं की चाल समान होती है। ये आपका गैसों के अणुओं की गति के सिद्धांत का अपग्रहित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 127 का आपका बी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। वह संबंध क्या कहलाता है जिसमें एक जीव का लार्वा विकास दूसरे जीव के अंदर या उसकी सतह पर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होस्ट की मृत्यु हो जाती है, वह जो है आपका परजीवी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिख लेना। आगे क्वेश्चन कहता है कि किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होती है, तो तनी हुई डोरी में जो आपकी अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है वो आपकी तनाव के वर्ग के मूल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो 129 का जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ध्वनि तरंगे अगर पूछा जाए आपकी कैसी होती हैं, तो वो आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आगे 130 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है, तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। जी बिल्कुल ये बात सही है। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है, ये बात आपकी सही नहीं है, तो यही आपका कोलाइड का गुण नहीं होगा, तो 130 का आपका राइट जवाब भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी आपके कोलाइड के बारे में बिल्कुल सही है। फिर कहता है मुद्रालयों यानी प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त टाइप धातु किसका मिश्र धातु है, तो याद रखना जो आपके प्रिंटिंग प्रेस में जो है प्रयुक्त धातु होती है वो अगर पूछा जाए किसका मिश्रण है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो आपका मिश्रण किसका होता है, तो वो आपकी होती है सीसा टिन और एंटीमनी। सीसा टिन और एंटीमनी की जो आपकी प्रिंटिंग प्रेस होती है उसमें जो प्रयुक्त धातु होती है वो किसकी मिश्र धातु है, तो वो आपकी सीसा टिन एवं एंटीमनी की। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसने लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है, तो ये आपके किसने प्रस्तुत किया है, तो याद रखना ये आपके सैमुअल हनीमैन ने प्रस्तुत किया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लेना। ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपके जीके जीएस साइंस और बायोलॉजी के आपके इतने ही क्वेश्चन दे रखे गए थे बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट के प्रैक्टिस सेट में। हमने आप लोगों को बताया ये बात कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए जितना कारगर साबित होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए टीआरई 4.0 के लिए, उतना शायद ही कोई अदर प्रैक्टिस सेट साबित हो कारगर। तो इसीलिए आपके जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप उनको ज़रूर नोट करके लिखते हुए चलिए, सारे उनके आंसर और क्वेश्चंस को समझते हुए चलिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। और 15 इसमें प्रैक्टिस सेट हैं वो हमको सारे प्रोवाइड कराएंगे। बस अब आप लोगों से लास्ट में हाथ जोड़कर यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना, और आप लोग अपने इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी ना जाना और बिना लाइक किए भी ना जाना। और हमारी इस वीडियो को अगर कहीं पर कोई छोटी मोटी कमी रह गई हो तो ज़रूर आप लोग हमको बताना कि इस तरीके से आप लोगों को हमको बताना चाहिए, समझाना चाहिए चीज़ों को। ठीक है। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमारे इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट ना देखे उनको आप लोग ज़रूर देखिए जाकर, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।